वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमने जो कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अलग अलग स्थिति को लेकर मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो मेजरली आपको याद रखना है कि जब बात आती है अवतल दर्पण किसकी, जब बात आती है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं। यदि स्थिति होती है यानी कि वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। ये आपको याद रखना है। एक कंडीशन मैंने इसमें आपको बताई थी, एक ही सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब होता है वो इमेजिनरी बनता है यानी कि आभासी बनता है। कौन सी? कि जब वस्तु होती है वो फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य में रखी होती है, उसी समय जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल अवतल दर्पण के रूप में हम पैराबोलिक मिरर होता है उसका यूज करते हैं, यानी कि परवलय दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? गाड़ी की हेडलाइटों में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ डेंटल क्लिनिक में जो दांतों वाला जो डॉक्टर होता है वो दांतों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ओके, इसके साथ साथ बार्बर की दुकानों पे भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, इसकी कुछ स्थितियों के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वस्तु रखें तो इमेज फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको याद रखना है कि जब बात आती है उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे की साइड में बनता है और आभासी बनता है। ये बात तो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा चाहे कोई सी भी स्थिति में वस्तु को रख दिया जाए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। किस प्रकार से बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कुछ उपयोग के बारे में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र होता है यानी कि जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सके। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से आप लोग हैं वो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। आप लोग क्लास में कम से कम, जैसे कल की क्लास में तो मैंने देखा था केवल 2 से 3 बच्चे ही वो क्लास को देख रहे थे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, रेगुलर आपको क्लास लेनी है। जो आपकी इंग्लिश की क्लास है वो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल, ठीक है, आपको याद रखना है कि कल मैं आपकी फिर से रिवीजन क्लास है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइम मैं आपको बता दूंगा। ओके, और इसके साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा, वीडियो सेशन में आपको पता चल जाएगा कि जो टाइम है लाइव क्लास का, जो अपनी रिवीजन क्लास होती है, डिस्कशन क्लास होती है, उसका कब होने वाला है। ओके, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश की वीडियोज को भी मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश। आपको कंटिन्यूटी रखनी है, बीच में जो क्लास है वो ड्रॉप नहीं करनी है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाएगा लाइट। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है, कहां पर होता है, सारी विशेषताओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उत्तल दर्पण का एक डायग्राम बना के बता देता हूं, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिसके धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है एल्युमिनियम की या फिर चांदी की, ठीक है, यानी कि सिल्वर की, तो वो क्या कहलाता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म आपको याद रखनी है। अब देखिए होता क्या है, उत्तल दर्पण का ये हो जाता है मिड पॉइंट, ध्रुव हो जाता है और उत्तल दर्पण पर सब कुछ हमें आभासी देखना है, यानी कि सब कुछ प्रतीत होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाता है इसका फोकस और यहाँ पर हो जाता है इसका वक्रता
केंद्र, ठीक है, इस प्रकार से। और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि बाईं तरफ ही होगी, और उसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा राइट साइड में ही बनेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, मैं आपको पहली स्थिति बताता हूं कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई है, वस्तु है अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो देखिए कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होता किस प्रकार से है, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो पहली कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं कि वस्तु कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ये आपको याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो किरणें कहां से आती है, ऊपर की साइड से आती है, नीचे की साइड से आती है, कहीं से भी आती है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि वस्तु है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, यानी कि ऐसी जगह पर रखी हुई है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है कहां पर होना चाहिए, फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहां पर होता है, फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है, देखिए इस तरह से एक किरण आ गई यहां पर, ठीक है, एक किरण आ गई। देखिए कोई भी किरण आती है, आपको याद रखना है कि कोई भी किरण आती है तो वो कैसी आएगी, यदि वो फोकस से वो किरण आ रही है, कहां से आ रही है वो किरण, फोकस से आ रही है, तो वो कैसे हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। एक ये किरण आ जाती है यहाँ पर, एक ये किरण आ जाती है, ठीक है। कैसी आ जाती है, देखिए ये एक आ जाती है यहाँ पर, इस प्रकार से एक किरण यहाँ पर आ जाती है। ये किरण कहाँ से आ रही है, ये किरण आ रही है, देखिए ये किरण आ रही है कहाँ पर, ये किरण आ रही है, देखिए इस तरह से पीछे इसको बढ़ाकर देखा जाए तो ये किरण आती हुई प्रतीत होती है, कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन आती कहाँ से, इधर से आती है। तो ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब भी कोई भी किरण फोकस से आती है तो वो कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब, टकराने के बाद। तो टकराने के बाद वो हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये किरण है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देखिए, और हम बात करें तो इस प्रकार से यदि इसको हम पीछे बढ़ाएं, इसको भी यदि हम पीछे बढ़ाएं, इस प्रकार से इस किरण को हमने पीछे बढ़ा दिया, ओके। और हम बात करें कि एक किरण होती है जो क्या होती है, जो यदि ऐसी किरण जो सीधी वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो एक मेन नियम आपको ये भी बताया था किरण का परावर्तन का, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र से हमको किरण को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। वक्रता केंद्र से यदि हमको किरण से निकालना है तो देखिए इस प्रकार से पीछे बढ़ा के देखिए, और यहाँ पर डॉट 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 ये इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए एक किरण आती है जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन आती नहीं है रियलिटी में, क्योंकि उत्तल दर्पण हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हमको आभासी यानी इमेजिनरी में देखना है। एक किरण आती है, फोकस से आती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और वो परावर्तक पथ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, इसकी वो समांतर हुई पहली किरण। एक किरण आती है जो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो वापस हुए टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये आती है इसी दिशा में और वापस भी इसी दिशा में वो लौट जाती है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए या किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो किरणों का प्रतिच्छेद होना आवश्यक होता है, ठीक है। और जब किरणें प्रतिच्छेद करती है, इनकी प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब देखिए इनको जब मैंने पीछे बढ़ाया, इस तरह से इनको मैंने पीछे बढ़ाया, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ठीक है। तो पीछे बढ़ाने पर हमको क्या मिलता है कि इस बिंदु पर ये क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है। तो इसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी बिंदु पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यह बिंदु क्या कहलाता है, यह बिंदु कहलाता है फोकस, ओके। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो देखिए प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहां पर होता है, फोकस पर होता है, फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, ओके। लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसा है, प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि हमने सब कुछ पीछे बढ़ाकर देखा है, ठीक है, हमको सब कुछ लगता है कि ऐसा होता है, ठीक है। इसी कारण ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, इमेजिनरी इसकी पोजीशन होती है। तो आभासी प्रतिबिंब होता है। और देखिए प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है,
इसके साथ साथ सीधा है। कैसा है? सीधा है। और जो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उसकी आकृति होती है वस्तु के आकार के बहुत कम, यानी कि अत्यधिक छोटा। कैसा बनता है? ये अत्यधिक छोटा बनता है। ये टर्म आपको याद रखनी है। कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा बनता है, यानी कि बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण पर अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण तो फोकस पर ही होता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देखिए, ये प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे की साइड में। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे की साइड में बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? आभासी होता है। और इसके साथ साथ ये बहुत छोटा बनता है, यानी कि बिंदु आकार का बनता है, एक तरह से पॉइंट के बराबर बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि वस्तु को अनंत से और ध्रुव के पास लेकर आते हैं। ठीक है, अनंत से ध्रुव के पास लेके आते हैं, एक निश्चित पोजीशन पर हम रखते हैं कि भाई हमको पता है कि वस्तु रियलिटी में कहाँ पर रखी हुई। देखिए, मैंने जब अनंत की बात की थी तो कहीं पर भी मैंने वस्तु का यानी किसी भी बॉडी यानी कि बिंब को यहाँ पर नहीं दर्शाया था। तो वो कहाँ से आ रही थी? अनंत से आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी। हमको पता नहीं थी कि उसकी जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, देखिए अब एक निश्चित स्थिति पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। और भाई सेशन को शेयर करते रहिए ताकि साथ में और लोग भी जुड़ सकें। देखो जितने बच्चे देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे देखो मुझे को भी मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल पढ़ाने में कि आप लोग देखते ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों को भी बताइए। ठीक है, बीच में तबीयत सी थोड़ी ख़राब हो गई थी, उस वजह से अपनी क्लास है वो थोड़ा इरेगुलर रूटीन में आ गई थी, लेकिन साइंस की क्लास तो फिर भी मैंने आपकी ली है, वो भी मैंने बिल्कुल छोड़ी नहीं है। ओके, चलिए तो ये मैंने बनाया था फोकस और यहाँ पर हो गया तुम्हारा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। हमने ये क्या वो ध्रुव है, हमने जो वस्तु है वो यहाँ पर ले ली है। ये वस्तु हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, ये वस्तु हमने यहाँ पर ले ली है। ओके, ये वस्तु इस तरह से हमने ले ली है। अब देखिए दूसरी कंडीशन है कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? वस्तु रखी है कहाँ पर रखी? अनंत तथा ध्रुव के मध्य रखी है। ध्रुव के मध्य रखी है। ठीक है, अनंत तथा ध्रुव के मध्य में ये वस्तु रखी हुई है, एक निश्चित पोजीशन में वस्तु रखी हुई है। तो इससे किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है? देखिए, एक किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपको पता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से निकलती है या फिर निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती है अवतल दर्पण में और निकलती हुई प्रतीत होगी कहां से? वो उत्तल दर्पण में। तो ये उत्तल दर्पण हम पढ़ रहे हैं तो इससे निकलती हुई प्रतीत होती है। तो कैसे निकलती हुई प्रतीत होती है ये देख लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, और ये इससे टकराने के बाद ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण पुंज आती है और टकराने के बाद वो चली जाती है, यानी कि अपसारित हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन हो जाती है। लेकिन उसको इस दर्पण के पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो वो फोकस से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक और बताया था, यदि कोई किरण होती है वो कैसे जाती है? यदि कोई किरण यदि वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, आपको याद रखना है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आती है। तो वक्रता केंद्र हमारा कहाँ पर है? ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो किस प्रकार से आएगी? तो देखिए हमको उसी दिशा में वापस भी लौटाना है, तो किस प्रकार से लौटेगी ये भी देखिए। तो एक किरण आती है वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो कैसे निकलती हुई प्रतीत होगी? इस प्रकार से ये यहाँ से पीछे बढ़ा के देखा तो यहाँ पर हमको मिलती हुई कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो जो किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है वो टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये आपको याद रखना है, आई और वापस टकराने के बाद परावर्तन होकर उसी दिशा में ये चली जाती है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कम से कम 2 किरण होनी चाहिए, तो 2 किरण हमने बना दी है। तो इस प्रकार से पीछे यहाँ पर 2 किरण आती है और इस बिंदु पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ पर जाके एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ पर? यहाँ पर जाके एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब की बात करते हैं। देखिए इसमें प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। ठीक है, और कैसा बनता है? आभासी बनता है, क्योंकि सब कुछ कैसा देखा है हमने
सब कुछ हमने प्रतीत होता है इमेजिनरी बनाया, यानी कि पीछे बढ़ाकर देखा है तब जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता, नहीं तो प्रतिबिंब है वो बनता ही नहीं। तो आभासी बन गया, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और कैसा है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो इस प्रकार से अनंत तथा ध्रुव के मध्य जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो भी कहां पर होता है, दर्पण के पीछे ही होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, एक तीसरी कंडीशन और बनाते हैं इसी की, कि ये वस्तु है वो ध्रुव के पास में रखी हुई है, ध्रुव के पास में रखी है, ठीक है। कहां पर रखी है, ध्रुव के पास में रखी है। तो देखिए ध्रुव के पास में मैं इसको बताता हूं किस प्रकार से, ठीक है। एक बार ये सिचुएशन यहां से हटा देता हूं, वापस फिर से देखते हैं, ठीक है, वापस से बनाते हैं, आसानी रहेगी आपको समझने में। देखिए ये बन गया वक्रता केंद्र, यहां पर बन जाता है फोकस, ठीक है। और ये हो गया ध्रुव, और ध्रुव के पास मैंने वस्तु को यहां पर ही खड़ा कर दिया, वस्तु को मैंने ध्रुव के पास यहीं पर ही खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, एक किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो फोकस कहाँ है, यहाँ पर, तो कैसे जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो पीछे बढ़ाने पर देखा, लेकिन ये किरण इस प्रकार से जाती है, ये आपको समझना है। दूसरी मैंने आपको बताई थी, एक किरण कहाँ से निकलती है, वक्रता केंद्र से निकलती है, तो वो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौटाती है। वक्रता केंद्र यहाँ पर है तो किस प्रकार से जानी चाहिए, देखिए इससे यहाँ पर इस प्रकार से ये किरण जानी चाहिए ऐसे, तो ये इस प्रकार से यहाँ से टकराने के बाद, सॉरी इस प्रकार से, और ये टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। देखिए मैं आपको ब्लैक कलर से बताता हूँ कि यह किरण आती है इस प्रकार से, ये किरण आई यहाँ से आ रही, ठीक है, ये किरण आती है और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन इसको पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो देखिए अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो इन जगह पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है। अब देखना है आपको कि जब वस्तु ध्रुव के पास में होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनता है, और प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा, आभासी ही बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, और इसके साथ साथ प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। लेकिन पहले की तुलना में क्या होता है, प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम अनंत से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, इमेज का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है, आकार बढ़ता है, क्या आकार बढ़ता है। लेकिन फिर भी किसी भी कंडीशन में यह वस्तु से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन में वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं बनेगा, वस्तु से छोटा हमेशा ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की समरी में आपको बताऊं तो एक बात आपको याद रखनी है, प्रतिबिंब होता है हमेशा बनता है दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और क्या विशेषता होती है, हमेशा देखना है कि इमेजिनरी होगा, यानी कि आभासी होगा, और देखना है कि हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। और इसके अलावा वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन बनती है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की, यानी इस प्रकार से उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण के कुछ एप्लीकेशन यानी कि उपयोग के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि कहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण होता है, उसका जो मेनली जो उपयोग किया जाता है वो वाहनों में, कहां पर, तो वाहनों में, साइड मिरर में, साइड मिरर में, और रियर जो मिरर होता है, रियर मिरर,
में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो हमारे टू व्हीलर होते हैं चाहे फोर व्हीलर होते हैं, उसमें जो साइड मिरर होता है देखने का, जो पीछे के वाहनों को हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वाहन पास में आता है उसकी क्लैरिटी हमको अच्छी दिखती है, वो काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगता है। तो उसका जो रीजन होता है वो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो एटीएम में भी किया जाता है। किसमें? एटीएम में। ठीक है, एटीएम होता है, एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि एटीएम के ऊपर बीच बीच में एक प्लेट सी लगी रहती है, यानी कि वो क्या होता है? मिरर होता है जिसका उपयोग होता है वो किया जाता है। यदि कोई कस्टमर है वो अपना पैसा विड्रॉल कर रहा है तो पीछे कौन खड़ा है उसके बारे में वो सामने से देख सकता है, ताकि कोई उसकी जो प्राइवेट डाटा है उसको कोई चुरा नहीं पाता है। ठीक है, उसको वो देख सकता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है और कोई ग्राहक है उसके पीछे खड़ा है या नहीं खड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। खांसी काफी उठ रही है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे हम इसके बाद दर्पण सूत्र के बारे में, यानी कि यानी कि हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला कि मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवर्धनता, यानी कि मैग्निफिकेंस के बारे में भी हमको पढ़ना है। ओके, तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला। तो आखिर ये क्या होता है? तो ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, कि दर्पण सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। और इस दर्पण सूत्र में ये आपको याद रखना है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दर्पण सूत्र में ये तीनों क्या है। देखिए, दर्पण सूत्र में ये v है, यह है ध्रुव से प्रतिबिंब यानी कि इमेज की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u है ध्रुव से बिंब यानी कि वस्तु यानी कि बॉडी की दूरी। ठीक है, और f है ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी यानी कि दर्पण के फोकस की दूरी जिसे कहा जाता है फोकस दूरी, इसको कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/b प्लस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, u क्या है, यह वस्तु की दूरी है ध्रुव से, और f क्या है, यह फोकस की दूरी है, इनकी यह फोकस दूरी है। तो ये दोनों की ये फॉर्मूला होते हैं, यह फॉर्मूला दोनों दर्पण यानी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, अब दोनों के लिए किस प्रकार से लागू होगा? देखिए, यदि मैं आप बात बताऊं अवतल दर्पण की, यदि बात की जाए अवतल दर्पण की बात की जाए तो आपको पता है कि अवतल दर्पण होता है धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी है? सामने रखी है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कार्तीय जो चिन्ह पद्धति होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हमें जो साइन कन्वर्जन करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार करते हैं, कार्तीय के अनुसार करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ध्रुव होता है, इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है -x, ये हो जाता है +x, ये हो जाता है +y और ये हो जाता है -y। और इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, ये मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में क्या हो गया -x एक्सेस, तो सारे के सारे क्या आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, और इधर क्या आएंगे? सारे के सारे कैसे आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण की बात की जाती है तो अवतल दर्पण में फोकस कहाँ पर होता है? यहाँ पर स्थित होता है। किधर है? लेफ्ट में। तो देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी
हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमको साइन कन्वर्जन करना है। ओके, वस्तु हमेशा होती है वो दर्पण के लेफ्ट साइड में ही रखी होती है, यानी कि वस्तु की दूरी होती है वो कैसी होगी, वस्तु की दूरी, यानी कि बात किसकी हुई है, यू की बात हुई है, तो यू भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर बात हुई है स्मॉल एफ की बात हुई है तो वो भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को कहा जाता है v। तो ये कैसी होगी, जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है किस प्रकार से, दर्पण के लेफ्ट साइड में होता है, दर्पण के बाईं तरफ होता है, तो प्रतिबिंब जो v की वैल्यू होती है वो तो होती है नेगेटिव। लेकिन आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो दाईं तरफ होता है, दर्पण के पीछे बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होती है, तो उस समय v की जो वैल्यू हो जाती है, स्मॉल v की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना है, किसमें, उत्तल दर्पण की, सॉरी अवतल दर्पण की मैंने आपको बात बताई है। और यदि उत्तल की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो देखिए केवल जो वस्तु होती है यू की वैल्यू होती है, क्या, क्योंकि केवल यू की वैल्यू होती है, आपको याद रखना है, वो ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। बाकी वी की वैल्यू भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि दर्पण के पीछे सारे प्रतिबिंब बनते हैं। और बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं एफ की, यानी फोकस दूरी की बात करते हैं, तो वो भी क्या होती है, दर्पण के पीछे की तरफ ही होता है। ठीक है, तो ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपको याद रखने कि फॉर्मूला हमेशा आपको यही याद रखना है कि दर्पण सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। f होता है फोकस दूरी होती है, v है वो क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u है वो वस्तु की यानी बिंब की दूरी होती है। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही फॉर्मूला होता है, किसका, मिरर का। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यही काम में आपको लेना है। ओके, और इसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते आवर्धन क्षमता, जिसको कहा जाता है आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेंस फिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता यानी कि आवर्धनता। अब ये क्या होती है, ठीक है, आवर्धनता होती है वो, इसको लिखा जाता है एम से, लिखा जाता है किससे, इसको एम से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, यह है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब या कि वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होती है। ठीक है, आवर्धनता क्या होती है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो इस वस्तु से कितना गुना क्या है, बड़ा है, या कितना गुना कैसा है, छोटा है। ठीक है, यानी कि इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आवर्धन क्षमता यानी कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इसके बारे में इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं लिख देता हूं यहाँ पर h डैश, क्या, h डैश लिख देता हूँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल h, क्या, स्मॉल h। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। किस प्रकार से रिप्लेस किया जा सकता है इसको, देखिए मैंने m के बारे में आपको बताया कि h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होती है क्या, वस्तु की ऊंचाई। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के साथ, यानी m बराबर h डैश अपॉन h बराबर b अपॉन u से हम इसको रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि m बराबर यह भी हो सकता है कि b अपॉन u भी हो सकता है। देखिए, इसमें साइन कन्वर्जन यूज आता है, क्योंकि देखिए हमेशा जो वस्तु होती है वो इस प्रकार से होती है, कैसी होती है, सीधी की सीधी वस्तु रखी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस बाई डायरेक्शन होती है, और प्लस बाई डायरेक्शन में वस्तु को क्या लिया जाता है, ऊंचाई के, यदि हाइट के एलोंग में हम देख रहे हैं, हाइट के एलोंग में देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। और प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है, यदि अवतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो उल्टा बनता है यानी कि माइनस नेगेटिव में चला जाता है। यदि हाइट की बात करें, ठीक है, माइनस नेगेटिव में चला जाता है तो यहाँ पर आता है प्रतिबिंब होता है नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, और यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण वो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है, वो प्लस बाई डायरेक्शन में ही बनता है। कैसे बनता है, प्लस बाई डायरेक्शन में ही बनता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या साइन कन्वर्जन रहता है, इस कारण जो m की वैल्यू होती है वो बराबर होती है m बराबर माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला बनता है। देखिए मैंने आपको
दर्पण का फॉर्मूला बता दिया 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, और आवर्धन क्षमता यानी कि आवर्धनता का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर v और u के क्या होते हैं, b और u क्या है, देखिए b है वो वस्तु की, v है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है कहाँ से, ध्रुव से, और u है वो क्या होती है, वो वस्तु की दूरी होती है, और ये बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर b और u को हम उसी प्रकार से साइन कन्वर्जन में चेंज करेंगे, यानी कि उसी हिसाब से साइन कन्वर्जन यूज करेंगे कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था हम मूल बिंदु के हिसाब से कार्य करते हैं। यदि वस्तु कहाँ पर रखी होती है, हमेशा वस्तु रखी होती है किसकी साइड में, वो दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी होती है, तो वस्तु को हमेशा u की वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और b यानी कि प्रतिबिंब हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है और उसके हिसाब से प्रतिबिंब का निर्माण है। यदि वो दर्पण के आगे बनता है, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसकी कुछ कंडीशन, कुछ केस में आपको बता देता हूँ। देखिए केस किस प्रकार से हैं, ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि देखिए यदि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यदि कैसा बनता है, आभासी बनता है, प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, तो b की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। b की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आभासी कब बनता है, आभासी तब बनेगा जब वो दर्पण के पीछे स्थित हो गया, यानी कि वो इसमें क्या राइट साइड में स्थित होगा तो प्लस x साइड में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हाइट के डिस्टेंस से देखा जाए, हाइट के हिसाब से माना जाए तो भी कैसा होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब आभासी बनता है तो b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनता है। और इसके साथ साथ सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, वो बड़ा होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता है। यदि अवतल दर्पण की बात करें तो, ठीक है, उत्तल की बात करें तो वो हमेशा वस्तु से कैसा होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, और यदि प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, तो b की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये भी आपको देखना है। ठीक है, इस पर बेस कुछ मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, उससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो सेविंग दर्पण, ठीक है, सेविंग दर्पण से देख रहा है, यानी कि जिससे दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति का चेहरा है वो सेविंग दर्पण से कितनी दूर है, वो 20 सेंटीमीटर दूर स्थित है। देखिए ये एक सेविंग दर्पण है, तो सेविंग दर्पण के बारे में आपको बताया था। सेविंग दर्पण कैसा होता है, जो नाई की दुकान, इनकी बार्बर शॉप पर जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, सेविंग दर्पण। ठीक है, वो होता है अवतल। कैसा होता है, अवतल, यानी कि कॉनकेव होता है। कैसा होता है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होता है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था इसके एप्लीकेशन में कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर देखिए इस प्रकार से हो गया, जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। वस्तु इस दर्पण से कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से। तो वस्तु कौन है, खुद एक आदमी है। ठीक है, एक व्यक्ति का चेहरा है, तो व्यक्ति क्या है, एक खुद वस्तु है, तो इसका फेस है वो इस दर्पण से यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी हमको जो डिस्टेंस दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की इस दर्पण से दूरी, यानी कि ध्रुव से दूरी होती है। तो ये क्या होता है, स्मॉल यू। क्या होता है, स्मॉल यू। तो स्मॉल यू बराबर क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यदि हम चिन्ह की बात करें तो ये ध्रुव इस दर्पण से किधर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा, जो कन्वर्जन हम यूज करेंगे साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से दर्पण यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है और राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो वस्तु की दूरी है या फिर जो व्यक्ति की दूरी है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो नेगेटिव आएगा तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेविंग दर्पण की फोकस दूरी की बात की गई है, फोकस दूरी है वो 80 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण में फोकस कहाँ पर होता है, यहाँ पर स्थित होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड में स्थित होता है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो f बराबर दे रखा है -80 सेंटीमीटर। ठीक है,
और पूछा क्या कि बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। किसकी? दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। दर्पण से हमको क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो वो क्या होगी? दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की क्या होगी? v कहलाएगी। v हमको ज्ञात करना है। इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा वो तो हमको अब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। इसके साथ पूछा गया है दर्पण से दूरी पूछी है प्रतिबिंब की, और इसके साथ आवर्धनता पूछी है, आवर्धन क्षमता पूछी है, स्मॉल m का मान पूछा गया है। तो 2 पूछे गए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो रख के देखिए मान 1/f की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? -80 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 1/-80 बराबर 1/v की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस 1/u क्या दे रखा है? -20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए हुआ क्या कि ये भी क्या माइनस वाला है, और ये क्या 1/b यदि हम निकालते इस माइनस वाले को पक्षांतर कर देंगे इस साइड में, तो किस प्रकार से बनता है ये देख लीजिए। ये बन जाएगा कि 1/-80, और ये माइनस वो प्लस में हो जाएगा तो 1/20 आ जाएगा। इसको यदि हम आगे और सॉल्व करें इस प्रकार से, तो 1/b बराबर निकल के आता है 1/20 माइनस 1/80। इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं, 80 आ जाता है, 20 चौका 80 तो 4 आ जाता है यहाँ पर, और ये माइनस का 1 हो जाता है। इस प्रकार से 3/80 आ जाता है। मैथ में आपको कैलकुलेशन सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाई दी होगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3/80 इसकी वैल्यू निकल के आती है। और ये क्या है? 3/80 है, ये वैल्यू है 1/v की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 1/v की वैल्यू है। यदि इससे हम v की वैल्यू निकालते तो जस्ट क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 80/3 क्या है? ये v की वैल्यू है, और ये क्या है? सेंटीमीटर में आता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, और ये बन के आ जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, 26.67 सेंटीमीटर। और ये किस में आई है? वैल्यू प्लस में आई है। किस में आई है? वैल्यू प्लस में आई है। तो देखिए बी की जो वैल्यू निकल के आती है वो 26.67 आती है। कितनी? 26.67 सेंटीमीटर निकल के आती है बी की वैल्यू। हमको क्या निकालना है? एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम बराबर होता है -v/u और बराबर में h'/h। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है? एम पूछा गया है। बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, यू की वैल्यू हमारे पास है ही। तो एम बराबर देखिए माइनस तो ऑलरेडी है ही है, बी की वैल्यू कितनी आई है? 26.67 आई है। ठीक है, यू की वैल्यू हमको दे रखी है -20। ओके, तो इसको आगे सॉल्व कीजिए। एम बराबर ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 26.67/20 में आ जाएगा। ठीक है, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगी। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.33, और ये भी किस में आती है? प्लस में आती है। ठीक है, ये भी किस में आती है? प्लस में आती है। तो प्लस में वैल्यू आएगी। आवर्धनता किस में है? प्लस में, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो देखिए ये क्या बताता है? आवर्धनता बताती है प्रतिबिंब के बारे में, उसकी दशा के बारे में, कि प्रतिबिंब है वो कैसा है? प्रतिबिंब वो कैसा है? वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा है। और कैसे आइए? प्लस में आइए। तो प्लस में आइए यानी कि इस तरह से सीधा होगा, क्योंकि प्लस बाई डायरेक्शन हाइट की बात करते हैं, क्योंकि ये किसको निरूपित करता है? ये दो हाइट को, अनुपात को बताता है। किसकी हाइट? एक तो होती है प्रतिबिंब की हाइट, ठीक है, h', और एक होती है वस्तु की हाइट। तो वस्तु की हाइट को यदि देखे जाएंगे तो हाइट को यदि ये सीधी होती है तो किस में होती है? प्लस में होती है, और यदि उल्टी होती है तो ये नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पर किस में? ये प्लस में, ये यानी कि कैसा है? सीधा है। तो वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब कैसा बन गया? सीधा बन गया। तो आप देख लीजिए कि वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, यानी कि कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो देखिए आवर्धनता से पता चलता है कि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमको कहीं पर भी नहीं पता है कि प्रतिबिंब के बारे में हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दर्पण से जो दूरी है वो कितनी है? 26.67 सेंटीमीटर है। लेकिन प्रतिबिंब की एग्जैक्ट लोकेशन हमको ये नहीं पता पड़ा कि प्रतिबिंब है क्या वो दर्पण के लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में, यानी कि सामने बनाया है पीछे की तरफ बनाया। तो ये हमें पता चलता है आवर्धनता यानी कि एम के मान से। यदि एम का मान यदि प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो कहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और यदि नेगेटिव में है तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा? वो दर्पण के सामने बनता है। तो प्रतिबिंब है वो 1.33 गुना क्या है? बड़ा है। गुना बड़ा है किससे? वस्तु से।
और कैसा है, वस्तु से बड़ा है तो हो ही गया, ठीक है, सीधा भी है और आभासी है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण दे रखा है। पहले ही बता दिया कि दर्पण कैसा है, उत्तल है, यानी कि कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। कि फोकस दूरी दे रखी है इसमें और एफ की वैल्यू दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बिंब यानी कि वस्तु, बिंब क्या है, वस्तु एक बॉडी है, ठीक है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। वैसे हमको पता है कि उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो आभासी ही बनता है। दर्पण से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हमको क्या देखा है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो v की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। और पूछा क्या है कि दर्पण से बिंब की दूरी हमसे पूछी है, कि u की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए हमको क्या पता चला है, हमको f के बारे में पता चल गया कि फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और आपको मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में कुछ भी होता है, सारा सारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ किसके, एक जो वस्तु होती है वो नेगेटिव होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए फोकस दूरी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि देखिए इस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण और सब कुछ यहाँ पर इसके पीछे स्थित होता है, ठीक है। जबकि ये तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होता है यहाँ पर, परावर्तक पृष्ठ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर होता है फोकस और यहीं पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो सारे कैसे आएंगे, और प्रतिबिंब का निर्माण भी इसी साइड में होता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, पॉजिटिव, फोकस भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और वक्रता केंद्र भी क्या हो रहता है, पॉजिटिव रहता है, फोकस दूरी भी क्या रहती है, पॉजिटिव यहाँ पर रहती है। तो देखिए फोकस दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर हो गई। और हमको क्या दे रखा है, हमको v की वैल्यू दे रखी है, प्रतिबिंब की हमको जो दूरी दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी हमको पता चल गया। u की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हमको निकालने का 1/u निकालना, तो इसको एक काम करते हैं, 1/b को इसकी साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u हो जाता है। f की वैल्यू रख दीजिए, 1/f की वैल्यू है 30 माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, बराबर 1/u हो जाता है। इससे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है 60, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 और माइनस 20 या 60 कितना गया, 20 या 60, ये हो गया 3 बराबर 1/u। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी ये आ जाता है माइनस के 1/60, कितना आता है, माइनस के 1/60 बराबर 1/u आ जाता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो u बराबर जो वैल्यू आती है उल्टी हो जाती है, माइनस के 60, यानी कि u की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 60 आती है। तो माइनस 60 क्या है, ये सेंटीमीटर है, यानी कि जो वस्तु है या फिर जो बिंब है वह 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, किससे, दर्पण से। लेकिन साइड कौन सी है, नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव किधर होता है, नेगेटिव होता है इस दर्पण के लेफ्ट साइड में, यानी बाएं तरफ, ठीक है, इसके सामने की तरफ। तो देखिए वस्तु कहाँ पर स्थित है, 60 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बाएं तरफ, ठीक है, तो बाएं तरफ स्थित है, यानी इस साइड में कहीं स्थित है। यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये दूरी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर 60 सेंटीमीटर यहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बताता है कि वस्तु है वो दर्पण के सामने स्थित है, लेकिन उसकी दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक मोटरसाइकिल, बात हुई है मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण की बात हुई है। तो मोटरसाइकिल के पार्श्व में का मतलब होता है कि साइड मिरर की बात हुई है, साइड मिरर की बात हुई है। और साइड मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है, यह उत्तल दर्पण होता है। तो एक बात तो यहीं पे स्टार्टिंग में क्लियर हो जाती है कि दर्पण हमको कैसा मिला है, दर्पण है उत्तल दर्पण है, ठीक। क्योंकि मोटरसाइकिल के पार्ट्स में लगे हुए दर्पण होते हैं, मैंने बताया था कि मोटर वाहनों में जो साइड में लगे हुए दर्पण होते हैं, जिनको हम पीछे के आने वाले वाहनों को देख सकते हैं, वो कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। और क्या दे रखा है कि एक कार है वो 4 मीटर की दूरी पर है। तो कार क्या है, एक वस्तु हो गई, क्या है, एक वस्तु हो गई, यानी कि बिंब हो गई। तो बिंब की दूरी हमको दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, कि u बराबर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। चलिए और क्या दे रखा है, यदि दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, दर्पण की फोकस दूरी हमको f पता चल गई कि f कितनी है, 1 मीटर दे रखी है। ओके, तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताना है, यानी कि हमको v की वैल्यू याद करनी है और उसकी प्रकृति के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था किसी भी प्रकृति के, यानी कि किसी भी प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हमको m से पता चलता है। तो m क्या है, आवर्धनता से पता चलता है, आवर्धन क्षमता से पता चलता है, ठीक है। चलिए
इसको किस प्रकार से सॉल्व करना, तो पहले तो एक बार ये देख लीजिए हमको क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमको क्या दे रखा है, देखिए उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, सब कुछ यहाँ पीछे स्थित होता है, यानी कि फोकस भी पीछे होगा, ठीक है, फोकस भी पीछे होगा। इसके साथ साथ बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है, तो यहीं कहीं प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, फोकस दूरी भी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, लेकिन वस्तु यानी कि यू बराबर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वस्तु उसके लेफ्ट साइड में स्थित होती है। तो देखिए दर्पण में हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है यू बराबर दे रखा है -4 मीटर, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ओके। और क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है एफ बराबर, ये प्लस में आएगी, कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। और क्या पूछा है हमसे, बी की वैल्यू पूछिए और एम की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले हम लगाते हैं दर्पण फॉर्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है, 1/b + 1/u बराबर 1/f होता है। पूछा क्या हमको, v की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब होगा 1/b बराबर 1/f। इसको पक्षांतर करके चले जाते हैं तो 1/u हो जाता है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/b बराबर 1/f की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, तो 1 कर दिया, माइनस की 1/u की वैल्यू -4 दे रखी है, तो -4 यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है, -4 हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए तो ये हो क्या जाता है, इम्प्लाइज 1/b बराबर 1, ये प्लस में हो जाता है, 1 + 1/4 हो जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यदि हम 4 1 हम 4 1 + 5, तो ये हो जाता है 5/4। क्या हो जाता है, 5/4 बराबर क्या आ जाता है, 5/4 बराबर 1/v की वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार यदि हम b की वैल्यू निकालें तो ये 4/5 आ जाती है, और 5 में जब 4 का भाग देते हैं तो आ जाता है 45 यानी 0.8 आ जाता है, तो 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो ये कैसा होगा, ये बी की वैल्यू है यहाँ पर प्लस में आएगी, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए इससे हमको ये पता चल गया कि प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है, 0.8 मीटर है, कितनी है, 0.8 मीटर है, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण से कहाँ बनता है, पीछे की साइड बनता है, लेकिन छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, इसकी प्रकृति के बारे में हमको एम से पता चलेगा। तो एम की वैल्यू निकालते हैं, तो m बराबर होता है माइनस के v/u होता है। तो m बराबर देख लीजिए माइनस आ गया, b की वैल्यू हमको ऐसे पता चल गई, 4/5 दे रखी है, 4/5 हो गई। यहाँ पर हम 0.8 भी रख के देख सकते हैं। और u की वैल्यू हमको पहले से पता है -4 है, कितनी है, -4 है, तो 4 से 4 कट जाता है, इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, तो ये बराबर जाता है 1/5 की, कितने, 1/5। तो m बराबर कितना आ गया, 1/5 आ गया। और ये कैसा है, प्लस में, ऑब्वियसली प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये जो हमको प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे की साइड बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ होता है, और दर्पण के पीछे हम प्रतिबिंब को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। ये बी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, इसी कारण हाइट के बेस में लिया जाता है, तो भी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के बारे में हमको क्या पता चला, देखिए प्रतिबिंब के बारे में हमको पता चला कि यह दर्पण के दाईं ओर बनता है, कितनी दूरी पर, दर्पण के दाईं ओर 0.8 मीटर, ठीक है, दर्पण से 0.8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा यह प्रतिबिंब कैसा होता है, पीछे बनता है, तो इसमें क्या होता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और यह कितना बड़ा होता है, यह वस्तु का 1/5वां भाग होता है, 1/5वां भाग होता है, 1/5वां भाग होता है। या हम कह सकते हैं कि वस्तु से 5 दूनी 10, यानी कि ये वस्तु से 0.2 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। और 0.2 गुना बड़ा क्या हो गया, ये 1/5 हो गया, कि वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर m का उपयोग होता है, इसको कहा जाता है आवर्धनता। इससे किसके बारे में पता चलता है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में चलता है कि इमेज है वो किस प्रकार से बनती है, ठीक है। और ये सूत्र आपको याद रखना है, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आवर्तनता का फॉर्मूला याद रखना है, और दर्पण सूत्र ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन वाला टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है अपना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे अपवर्तन की रेफ्रैक्शन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको परावर्तन वाला पूरा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण, इसके साथ साथ क्या पढ़ लिया, इसके साथ साथ दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में आज आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। कल की क्लास में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं।
आपको अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। अपन मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर आराम से पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।